हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है CMA श्रेयस खोंडे और आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। गाइस, ये हमारा लास्ट पार्ट होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पार्ट 3। जैसे पहले 2 पार्ट में हम लोगों ने देख लिया था कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम लोगों ने देख लिया था कि हम लोग क्या क्या सीखे हैं। वन बाय वन थोड़ा सा एक बार रिकैप लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा था कि वैल्यूएशन करते समय हमारे 5 अलग अलग मेथड्स, जिसमें हम लोगों ने देखा था एवरेज प्रॉफिट, जैसे एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट हम लोग कैसे निकालते हैं। उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद हम लोगों ने देखी थी चौथी मेथड की कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जिसका सम हम लोगों ने नहीं किया है, वो सम हम लोग आज करेंगे। उसके बाद एन्युटी मेथड, लेकिन एन्युटी मेथड एक बहुत रेयर मेथड है जिसका कोई सम आने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन उसका भी हम लोग पार्ट देख लेंगे आज, और ये आज चैप्टर हम लोग ख़त्म करेंगे। तो गाइज, हम लोगों ने इसके प्रति हमारे शीट में जो 11 सम है उसमें से 6 सम हम लोगों ने कर लिए थे। अभी हम लोग और 2 सम करेंगे गाइज, और बाकी के जो सम्स हैं उसका मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा, और वो सम आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से थोड़े से लीस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बिकॉज अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं, तो वो क्वेश्चन रिटन पेपर के एग्जामिनेशन के हिसाब से बनाए हुए थे, लेकिन आप लोगों का MCQ पैटर्न है, दैट्स वाई आप लोगों को इतना बड़ा सम आने की संभावना कम है। और लास्ट में मैं थोड़े से 1-2 MCQ भी डिस्कस करूंगा कि कैसे टाइप के MCQ आते हैं, इससे हमें पता चलेगा। इसके बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा MCQ का शीट, जो आप लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, और फिर हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, आइए देखते हैं थोड़ा सा पार्ट, अगर आप लोगों को याद होगा तो आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोगों ने पार्ट में बहुत कुछ देख लिया था, जिसमें तो ये तो हमारा बेसिक वाला पार्ट है जो हम लोगों ने देख लिया था, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल वाला पार्ट। हाँ गाइज, ये हमारे मेथड थे जो हमारे बच गए थे, कैपिटलाइजेशन। तो ये फ्यूचर मेंटेनेबल वाला तो देख लिया था हम लोगों ने, एवरेज प्रॉफिट वाला, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हम लोगों को आज देखना है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है गाइज। गुडविल का फॉर्मूला देखिए, सुपर प्रॉफिट अपॉन कैपिटलाइजेशन रेट इनटू 100। अभी कैपिटलाइजेशन रेट कौन सा होता है? कैपिटलाइजेशन रेट जो हमारा अगर क्वेश्चन में दे के रखा है स्पेसिफिकली कैपिटलाइजेशन रेट इज दिस, तो वो यूज करेंगे। लेकिन अगर कैपिटलाइजेशन रेट नहीं देते हैं तो NRR, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो हमारा कैपिटलाइजेशन रेट होगा। तो देखिए, अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट एट एग्रीड रेट। तो सिंपल पार्ट है, सुपर प्रॉफिट कैसे आता है हमें मालूम है। पहले स्टेप में हम लोग एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट है क्या वो देखते हैं। दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग ट्रीट करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल को ही हम लोग ट्रीट करते हैं, दैट इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मेनी टाइम्स। अगर ओपनिंग है तो अपन ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करके एवरेज कैपिटल निकाल सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100, तो इससे हमें नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे कि गुडविल का फॉर्मूला देखिए, सुपर प्रॉफिट अपॉन कैपिटलाइजेशन रेट इनटू 100। ओके, एंड दिस इज आवर लास्ट पार्ट। तो इसके ऊपर के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं गाइज, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। अभी हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो हमारे शीट का क्वेश्चन नंबर 2 है। गाइस, क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। बड़े क्वेश्चन लेने का रीज़न ही वही है गाइस कि इसमें ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है। इसमें ऐसा होता है कि इसमें से बहुत सारे कंसेप्ट्स आप लोगों को जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे कंसेप्ट्स हम लोग क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन ये यहाँ पे आधा क्वेश्चन ये स्लाइड में है, आधा क्वेश्चन अगले स्लाइड में। तो देखिए, आप लोगों के पास तो बुकलेट है, तो बुकलेट में आप लोगों ने क्वेश्चन भी देख लिया होगा। द फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ रॉयल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2005। देखिए, बैलेंस शीट देके रखा है, बैलेंस शीट में पहले ही गुडविल दिख रहा है गाइज। तो ध्यान से सोचिए, मैंने आप लोगों को तभी बताया था जब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, देयर शुड नॉट बी गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस असेट्स। ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए।
तो ध्यान में रखना है, ये गुडविल को आप लोग स्टार मार्क या टिक मार्क भी करके रख सकते हैं। नो गुडविल, नो नॉन ट्रेड, नो फिक्टिशियस, ध्यान में रखिएगा इस, बिकॉज आगे चल के जब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स सीखेंगे तो आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड करते समय नो गुडविल, नो नॉन ट्रेड एंड नो फिक्टिशियस। द फॉलोइंग आर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखिए, द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, गाइज अंडरलाइन करने वाली पार्ट है, बिकॉज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो हमें ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और तभी हम लोग एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट निकाल सकते हैं। अभी तक के एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं आया था, तो अभी ध्यान से देखिए, अभी आप लोगों को यहाँ आ रहा है 2002, 3, 3, 4, 4, 5 के आफ्टर चार्जिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 4,41,00,000, 6,45,00,000, 4,80,000, ऐसे आप लोगों के पैट है जिसे हमें पीबीटी में कन्वर्ट करना है। तो पीबीटी में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला हमें मालूम है गाइस। क्या है फॉर्मूला? पीबीटी इज इक्वल टू पैट अपॉन 1 माइनस टी। यस, पीबीटी इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। तो 4,41,000 दिया है, तो ये आप लोगों का पैट है, इसे पीबीटी में कन्वर्ट करना है। टैक्स रेट कितना है वो नीचे दिया हुआ है, देखिए थर्ड इसमें। द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल इज 40%, तो ये 40% यूज करके हम लोग वो निकालेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑन द नेट असेट्स एट्रीब्यूटेड, ठीक है। नॉर्मल रेट, एनआरआर का रेट 10% दिया है। अभी ध्यान से समझिए, द वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज टू बी एसर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ 8% रिटर्न। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू एसर्टेन करना है, मतलब आपको बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया है ये बुक वैल्यू है, इसका मार्केट वैल्यू कोई अलग होगा। यस, द करंट रेंटल वैल्यू इज 1,08,000, ये रेंटल वैल्यू है। रेंटल वैल्यू मतलब ये रिटर्न आया है आपके फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। मतलब कहना इसे, ये 1,08,000 अगर 8% है तो 100% कितना, ऐसा करके मैं पूरा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू निकाल सकता हूं। मतलब कहना इसे 1,08,000 डिवाइडेड बाय 8% अगर मैं करूंगा तो क्या मुझे मेरा वैल्यू मिल जाएगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का? बिल्कुल मिल जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद 4th नंबर का पॉइंट देखिए, 10% ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2003 वेर रेफर्ड टू द अबव इनकम्स फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन ऑफ अ नॉन रिकरिंग नेचर। देखिए 2003-4 का जितना भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में से 10% जो है वो नॉन रिकरिंग है। और जब हम लोग एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट निकालते हैं, कोई भी नॉन रिकरिंग नेचर का इनकम होगा तो वो हम लोग माइनस करते हैं, एक्सपेंडिचर होगा तो वो हम लोग ऐड करते हैं। तो यहां पे देखिए, प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिफर टू अबव इनकम्स फ्रॉम ट्रांजैक्शन ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। तो ये आप लोगों का नॉन रिकरिंग नेचर वाला पार्ट है, और वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट का 10% मतलब वो आपका इनकम है तो वो आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा। यस, इसके बाद देखिए गाइस, हाँ सॉल्यूशन के ऊपर मत देखिए, सॉल्यूशन पे हम लोग आएंगे। द प्रोविजन ऑफ ₹31,500 ऑन अ सन्ड्री डेटर वॉज मेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2004-5 विच इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। जो प्रोविजन हम लोगों ने किया था 2004-5 में, अभी 2004-5 क्या ये अपना करंट ईयर है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे बैलेंस शीट में 31 मार्च 2005 मतलब मेरा करंट ईयर 2004-5 है। यस, 2004-5 में जो हम लोगों ने प्रोविजन किया था डेटर्स के लिए वो अभी नहीं करना है। मतलब मैंने क्या किया होगा, प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन जो होगा वो प्रोविजन के लिए, डेटर्स के लिए बाजू में रख दिया होगा। अभी वो प्रोविजन नहीं करना है, मतलब मेरा प्रॉफिट 31,500 से पहले कम हो गया था, अभी मुझे वो बढ़ाना है। मतलब वो प्रोविजन रिटर्न बैक करके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, बराबर है गाइस। तो 31,500 से उस साल का मेरा प्रॉफिट बढ़ जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और ये करंट ईयर है इसीलिए उसके रिवर्स ट्रीटमेंट तो नहीं होंगे, ये अपने साल का ही है। उसके बाद देखिए, अ क्लेम ऑफ ₹16,500 अगेंस्ट द कंपनी इज टू बी प्रोवाइडेड एंड एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2005। अगेन अपने ही साल का है,
क्लेम दिया है और ये क्लेम आप लोगों को प्रोवाइड करना है मतलब देना है। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी इज टू बी प्रोवाइडेड, क्लेम करना है मतलब आप लोगों को वो देना है मतलब वो एक्सपेंडिचर है, एंड दैट शुड बी डिडक्टेड गाइज। अ क्लेम ऑफ 16,500 अगेंस्ट कंपनी इज टू बी प्रोवाइडेड एंड एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट में से आप लोगों को माइनस करना है। तो 16,500 वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम द ईयर 2004-2005। ये होने के बाद गाइज ध्यान से समझिए, नीचे गुडविल में बी कैलकुलेटेड एट 3 times एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ 3 years, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड में बी टेकन एज ऑन 31st March 2005, यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन वैल्यू ऑफ गुडविल। ध्यान से देखिए गाइज, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि एवरेज प्रॉफिट से निकालना है या सुपर प्रॉफिट से निकालना है। तो हम लोग 2 मेथड से निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी निकाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को 2 मेथड से बताऊंगा, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दोनों से भी मैं आपको निकाल के बताऊंगा। तो अभी ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन में मैंने आप लोगों को बताया था फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का पार्ट। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देखिए, मैंने आप लोगों को यहीं पे बताया था फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ देखिए, हाँ, द करंट रेंटल वैल्यू 1,08,000, तो 1,08,000 अगर 8% है तो 100 के लिए कितना, तो 1,08,000 डिवाइडेड बाय 8%, दैट कम्स टू 12,60,000 गाइज। पहले से ही फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो उसका वैल्यू कितना है, 7,50,000, मतलब वो कितने से बड़ा है, 5,10,000। एसेट बढ़ा है तो एसेट को डेबिट करते हैं, दैट्स वाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 5,10,000, एसेट रिवैल्यूड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये 31,500 का डेटर है और प्रोविजन है। प्रोविजन अभी क्रिएट करना है क्या, नहीं, प्रोविजन अभी राइट ऑफ करना है। तो जब प्रोविजन क्रिएट होता है तो क्रेडिट से बनता है, कम होता है तो डेबिट से होता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, और ये किस में से कम हो रहा है, डेटर में से। तो टू डेटर्स अकाउंट 31,500। उसके बाद देखिए लास्ट वाला पार्ट हम लोगों का क्लेम का 16,500 का जो क्लेम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फ्रॉम क्लेम। एक्सपेंडिचर है, P&L डेबिट करना है आप लोगों को, और किसके लिए कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर क्लेम के लिए। तो ये जर्नल एंट्रीज है गाइज, ध्यान से समझिए। ये तीनों जर्नल एंट्रीज होने के बाद हमारा पार्ट है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट बनाना। गाइज ध्यान से समझिए, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट्स तो हम लोगों ने देख लिए हैं, लेकिन पहली बात तो ये समझिए कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गाइज। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर दिया है तो उसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कन्वर्ट करना है, तो उसी का फॉर्मूला यहाँ दिया है, देखो PBT इज इक्वल टू पैट अपॉन 1 माइनस टी, और टैक्स रेट है 40% का मतलब है 0.4। तो पैट, पहले साल का पैट अगर हम लोग देखें तो वो कितना है गाइज, 4,41,000। तो ध्यान से समझिए, 4,41,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4, मतलब 4,41,000 डिवाइडेड बाय 0.6। ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो 7,35,000 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। सेम केस में अगर हम लोग देखें, आप लोग दूसरे इसमें अगर करोगे तो 6,45,000 डिवाइडेड बाय 0.6, 10,75,000 आ जाएगा। और थर्ड केस में 4,80,000 डिवाइडेड बाय 0.6 अगर आप लोग करेंगे तो 8 लाख आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है गाइज, ये मैंने PBT कैसे निकाला है, यही फॉर्मूला से आप लोगों के वैल्यूज आ जाएंगे तीनों। उसके बाद पहला प्रोविजन जो है वो ऐड बैक करना है, वो हम लोगों ने देख लिया है, दैट इज 31,500 जो मैंने 2004-5 में ऐड कर दिया। क्लेम जो है वो माइनस करना है 16,500, वो मैंने माइनस कर दिया, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। हाँ, ये नॉन रिकरिंग नेचर, अभी उसका एडजस्टमेंट देखिए। 10% ऑफ द प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 3-4, अभी 3-4 का प्रॉफिट है, 10,75,000 PBT करना पड़ेगा ना पहले, तो इसका 10% आप लोगों का नॉन रिकरिंग नेचर का है, दैट इज 1,07,500, क्योंकि नॉन रिकरिंग नेचर का प्रॉफिट है और पिछले साल का है। अगर पिछले साल का प्रॉफिट है तो हम लोग माइनस करते हैं, और अपने साल का प्रॉफिट है तो ऐड करते हैं। पिछले साल का प्रॉफिट माइनस होगा, एक्सपेंडिचर ऐड होगा, उल्टा रिवर्स ट्रीटमेंट होता है, और वही चीज़ यहाँ पे हुई है। प्रॉफिट है इसीलिए वो हमने माइनस कर दिया है, समझ में आ रहा है। तो
उसके बाद एडजस्टेड पीबीटी 7,35,000, 967,500, 8,15,000। अभी देखिए देयर इज नो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रेंड, तो हम लोगों ने सिंपल एवरेज किया है, तीनों का ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करके 839,167। देयर इज नो फ्यूचर इंक्रीज डिक्रीज, दैट्स वाई सिर्फ टैक्स रेट माइनस करके हम लोगों ने जो निकाला है वो हमारा मिला है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट, दैट इज 5,03,500। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिए हैं 3 साल, मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मुझे गुडविल मिला है। सिंपल पार्ट गाइस। अभी ये तो हुआ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अभी दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ये वाला पार्ट तो निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। वेरी गुड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप लोगों का टोटल असेट्स लेस आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल असेट्स एट अग्रीड वैल्यू गाइस। अग्रीड वैल्यू मतलब अगर कोई चेंज होता है तो वो चेंज हुई वाली फिगर आप लोगों को रिकॉर्ड करनी है। तो मुझे बताइए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपके बैलेंस शीट में 7,50,000 दिख रही थी, अभी आप लोगों ने निकाला है 12,60,000, तो मैं कौन सी वैल्यू लूंगा? 12,60,000। टोटल असेट्स में क्या मैंने गुडविल लिया है गाइज? क्यों नहीं लिया है? हमें मालूम है सर जब कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते हैं तो देयर शुड नॉट बी गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस असेट, ये तीनों चीजें नहीं होगी। अभी देखिए प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख, उसमें कोई चेंज नहीं है। स्टॉक 7,40,000 जिसमें भी कोई चेंज नहीं है। डेटर 7,98,500 जिसके ऊपर प्रोविजन हम लोगों ने किया था और वो प्रोविजन रिवर्स हो गया है, मतलब डेटर्स में उतनी वैल्यू ऐड हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी, 8,30,000। उसके बाद देखिए कैश तो उतनी है 4,90,000 बराबर। अभी आउटसाइड लायबिलिटीज में ध्यान से देखिए, डिबेंचर है 6 लाख के, क्रेडिटर है 4,78,500, वो तो उतना ही है। और लास्ट पार्ट है हमारा प्रोविजन फॉर क्लेम, जो हमने यहाँ पे था ही नहीं, तो वो एक नया ऐड हो गया है प्रोविजन फॉर क्लेम 16,500 जो हमने एक्सपेंडिचर में डाला था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आ रहा है 29,25,000। यस, तो 29,25,000 हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है। तो गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन से आप लोगों का आंसर देखिए ध्यान से। हाँ, तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है गाइज? यस, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट, जस्ट मोमेंट गाइज, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट अपॉन एनआरआर। तो इससे आप लोगों का एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट अपॉन एनआरआर करने के बाद आप लोगों का आंसर आया है 50,35,000। माइनस करेंगे हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो आया था 29,25,000। यस, ये करने के बाद आप लोगों का गुडविल आ रहा है 21,10,000। ध्यान से समझिए। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों ने निकाला, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है आप लोगों का एवरेज एफएम पैट डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो एवरेज एफएम पैट पीछे आया था 5,03,500, उसको डिवाइडेड बाय 10% करने के बाद ही मेरा वैल्यू आ रहा है। समझ में आ रहा है गाइज? यस, और यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पूरा क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए गाइज। सिर्फ पूरे जर्नल एंट्रीज मैंने बता दिए थे यहाँ पे, उसके बाद एवरेज एफएम पैट कैसे आता है वो भी बता दिया था, और उसके बाद मैंने ये भी बता दिया था कि गुडविल कैसे आता है। तो ये 2 मेथड फिर से एक बार रिवाइज करने लायक क्वेश्चंस था, सिर्फ रिवीजन वाला टाइप का क्वेश्चन है गाइज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइज हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। यस, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ध्यान से समझिए गाइज। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई ये दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है गाइज, बस बाकी कुछ भी नहीं है। अभी आप लोगों को कुछ चीज़ें समझनी है इसमें, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ जी लिमिटेड एट 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट if any earned by the company in the previous 4 completed accounting years। सुपर प्रॉफिट से निकालना है, मतलब मेरे मुझे सबसे पहले एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट निकालना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा, और फिर सुपर प्रॉफिट निकलेगा और फिर गुडविल निकलेगा।
अभी यहाँ पे सिर्फ उन्होंने बोला है सुपर प्रॉफिट, लेकिन मैं यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी निकालना चाहूँगा, बिकॉज ये मेथड हम लोगों ने नहीं देखा था, तो वो भी हम लोग देख लेंगे, मतलब हमारा सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जब मैं बैलेंस शीट देख रहा हूँ, एसेट साइड मुझे गुडविल दिख रहा है, 9% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है। आपको दिख रहा है क्या? ये देखो, यहाँ गुडविल है, यहाँ पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है जो फिक्टिशियस असेट्स है। तो ये पूरा पार्ट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय हमें स्पेशली ध्यान रखना होगा, बिकॉज नो गुडविल, नो नॉन ट्रेड एंड नो फिक्टिशियस, ये हमारा रूल है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होने के बाद यहाँ देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द 4 ईयर्स, ये सारे बिफोर टैक्स से सारे अमाउंट्स इन लैक्स है, लेकिन उसको जीरो देने की जरूरत नहीं है, तो ध्यान से देखिए। उसके बाद द रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर 6-7, ध्यान से देखिए, यहाँ पे रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है? 40%। देयर आफ्टर इट हैज बीन 38% ऑल ऑफ द ईयर सो फार, बट फॉर द अकाउंटिंग ईयर 10-11 इट विल बी 35। गाइज, ये 38% आप लोगों को गुमराह करने के लिए दिया है। बीच का रेट हमें कोई लेना देना है क्या? 2008-9 में रेट क्या था? हमें तो चाहिए प्रीवियस ईयर का रेट क्या था, और हमें आज का रेट क्या है। तो हमें सिर्फ रिलेटेड है 40% एंड 35%, तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइज इसमें। उसके बाद देखिए, इन द अकाउंटिंग ईयर 6-7 मतलब अपना प्रीवियस ईयर है। द कंपनी अर्न एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ऑफ 1 करोड़ ड्यू टू स्पेशल फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट। 1 करोड़ का मतलब 100 lakhs का स्पेशल इनकम है, पिछले साल का इनकम है, मतलब इट शुड बी वेरी गुड डिडक्टेड, पिछले साल का इनकम है, तो ये तो माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए वो 1 करोड़ है। ये सारी चीज़ें लैक्स में है, तो मैं 1 करोड़ को कन्वर्ट कर दूंगा 100 lakhs में। उसके बाद इन अगस्त 2007, अगेन वही साल है क्या? अगस्त 2007 नहीं सर, 7-8 मतलब ये दूसरा साल है, ध्यान से समझिएगा। There was an earthquake due to which the company lost property worth ₹50 lakhs and insurance policy did not cover the loss due to earthquake or riots. Riots का मतलब होता है दंगे। 50 lakhs का इंश्योरेंस हम लोगों 50 lakhs का लॉस हुआ है, और ये पिछले साल का लॉस है। इट शुड बी वेरी गुड गाइज, इट शुड बी एडेड। तो ये पिछले साल का है, तो सेकेंड ईयर में ये 50 lakhs ऐड हो जाएगा। फोर्थ एडजस्टमेंट देखते हैं, 9% non-trading investment appearing in the above mentioned balance sheet were purchased at par by the company on 1st April 2008। तो ये जो इन्वेस्टमेंट परचेज किया है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आप लोगों को जो दिख रहा है 600 वाला, ध्यान से देखिए, ये कब परचेज हुआ है? 1st April 2008, मतलब 8-9-9-10 बराबर है 2008, 9 और 9, 10, ये 2 साल में इसके ऊपर का इंटरेस्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला होगा, और इंटरेस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट। तो ये तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा 9% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो मुझे बताइए कितना आएगा इंटरेस्ट? 600 के ऊपर 9% पूरे साल के लिए 54, यस 54 lakhs। तो मतलब ये अमाउंट्स इन लैक्स है सारे, तो 600 इंटू 9% तो 54। तो इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द ईयर 2009 एंड फ्रॉम द ईयर 2010। 54 और 54 दोनों साल में से वो माइनस हो जाएंगे। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% दिया है। ऑल्सो नोट दैट द कंपनी शेयर होल्डर्स इन देयर जनरल मीटिंग हैव पास अ रिजोल्यूशन सैंक्शनिंग द डायरेक्टर्स एंड एडिशनल रेम्यूनरेशन ऑफ 50 lakhs। फ्यूचर इंक्रीज डिक्रीज वाला पार्ट है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में देखते हैं हम लोग आगे। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 10-11 मतलब अगले साल से इसकी वजह से क्या होगा वो हम लोग को देखना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट। ये पूरा का पूरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही है, इसीलिए ये 3190 एज इट इज सारे फिगर्स लिए हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम हुआ है पिछले साल में, इनकम है तो मैंने माइनस किया, इसीलिए ये 100 माइनस हो रहा है। एबनॉर्मल लॉस है पिछले साल का, इट शुड बी एडेड। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये हमारे 600 के ऊपर 9% हम लोगों ने निकाला है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही रिकॉर्ड नहीं करते तो उसका इनकम रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं, तो इनकम भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो ये दोनों भी उसी साल में से माइनस हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद एडजस्टेड पीबीटी मिल रहा है. अगेन देर इज नो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रेंड. अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे सिंपल एवरेज किया है, 2885 मेरा सिंपल एवरेज हुआ है. अभी देखिए ध्यान से लास्ट वाला पार्ट जो था, यस क्या हो रहा है, रिजोल्यूशन पास हुआ है कि क्या हो रहा है, डायरेक्टर्स एंड एडिशनल रेम्यूनरेशन ऑफ 50 लाख. अभी 50 लाख का रेम्यूनरेशन अगर डायरेक्टर्स के लिए बढ़ जाएगा तो कब से है वो 2010-11, तो डिक्रीज इन प्रॉफिट हो जाएगा. बिकॉज आप लोग रेम्यूनरेशन ज़्यादा दे दोगे 50 लाख से तो मेरे प्रॉफिट में से ही दोगे, प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना. तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो डिक्रीज इन फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर. डिक्रीज इन फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर. इसीलिए वो चीज़ देखिए यहाँ पे, डिक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर होने के कारण आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसीलिए मैंने वो 2885 में से 50 माइनस करके 2835 यहाँ पे एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पीबीटी लिया है. गाइज ध्यान से समझिए, मेरा टैक्स रेट 35% है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा. बिकॉज यहाँ पे ये टैक्स रेट लेना है हमारा 10-11 से, जो टैक्स रेट है वो 35%, उतना माइनस किया है तो मेरा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट आया है 1843. समझ में आ रहा है गाइज, सिंपल पार्ट टू डू, कोई हार्ड चीज़ नहीं है. 1843 हमारा टैक्स रेट आया है. उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो हमें निकालना है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखना है नो गुडविल, नो नॉन ट्रेड एंड नो फिक्टिशियस. तो टोटल असेट टेकन ओवर, कोई भी असेट में वैल्यू में चेंज नहीं है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली बुक वैल्यू ले रहे हैं. लैंड एंड बिल्डिंग देखिए 5610, फर्नीचर एंड फिक्सचर 1015, स्टॉक 873. उसके बाद डिबेंचर्स 614, सॉरी वो डिबेंचर्स नहीं है गाइज, वो डेटर्स है, गलती से वहाँ पे डिबेंचर हो गया है. डेटर्स है 614, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क है 32, स्टॉक दिया हुआ है 873, उसके बाद कैश दिया हुआ है 546. वो गलती से डिबेंचर हो गया है, वो डेटर्स है गाइज 614. लेस आउटसाइड लाइबिलिटी में आप लोग क्या करेंगे, माइनस 1 बाय 1. देखिए क्रेडिटर है 568 एंड प्रोविजन फॉर टैक्स है 22. ये दोनों चीज़ें माइनस करने के बाद जो चीज़ मुझे मिल रही है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड. उसके बाद तीसरा स्टेप गाइज, सिंपल स्टेप्स अभी आ रहे हैं. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर. तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा 8100 इंटू एनआरआर का रेट है 20%, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिल रहा है 1620. सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 1843 माइनस 1620 223. और फिर मुझे गुडविल 3 ईयर्स परचेज दिया हुआ है 223 इंटू 3 ईयर्स 669. ये तो रेगुलर सुपर प्रॉफिट मेथड का हुआ आंसर. अभी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है गाइस, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100. तो सुपर प्रॉफिट तो हमने ही ऊपर निकाला है 223 अपॉन एनआरआर 20%, तो गुडविल हो रहा है 1115. समझ में आ रहा है गाइस, सिंपल पार्ट टू डू, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है. यस तो अभी ये होने के बाद गाइस, ये दोनों क्वेश्चन होने के बाद हमारे सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं. हम लोगों ने ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं गाइस. अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसके ऊपर एमसीक्यू कैसा आता. चलिए ध्यान से देखते हैं इसके ऊपर एमसीक्यू कैसे आता. सी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अभी बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप लोगों को भी आ जाएगा. सब लोगों के हाथ में कैल्सी होना चाहिए ये देखते समय. कैपिटल एम्प्लॉयड इज 255 lakhs, annual average profits are 57 lakhs, normal rate of return is 12%, value of goodwill on the basis of capitalization of super profit will be. ध्यान से देखिए, पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आप लोगों के ध्यान में आना चाहिए. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100. एनआरआर का रेट तो मेरे पास है, मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, यस एवरेज प्रॉफिट 57 दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर 255 इंटू 12% कीजिए और एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कीजिए, सुपर प्रॉफिट आएगा. और फिर सुपर प्रॉफिट आने के बाद
डिवाइड करेंगे 12% से तो यू विल गेट योर आंसर दैट इज 220 lakhs। विद इन 30 सेकेंड्स आंसर आ रहा है गाइज। ऐसे ही एमसीक्यू आप लोगों को क्वेश्चन में आएंगे, बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है। और ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन देखिए, अ फर्म वैल्यूज गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। ध्यान से समझिए, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द पास्ट 4 years हैज बीन डिटरमाइंड एट ₹1 lakh बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स, हाँ गाइज ध्यान से समझिए, हमें आफ्टर टैक्स लाइक चाहिए होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 4,80,000 एंड इट्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। ओके, रेट ऑफ टैक्स इज 28% ऑन एवरेज। वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मिलता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का पहले तो फॉर्मूला बताइए, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 4,80,000 तो मेरा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा आ गया। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मुझे एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट चाहिए, तो वो मुझे मिल जाएगा कैसे? 1 लाख बिफोर टैक्स है, लेस टैक्स 28% करूंगा तो 28,000 माइनस करो, 72,000 मेरा आफ्टर टैक्स आ गया। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट 72,000 डिवाइड करो 12% से। यस, बराबर। डिवाइड करने के बाद जो फिगर आ रही है उसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 4,80,000 माइनस करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। 6 लाख माइनस 4,80,000, 1,20,000 इज योर आंसर। सिंपल पार्ट गाइस, अगेन विद इन 30 सेकेंड्स ये सॉल्व होने जैसे क्वेश्चंस है। और ऐसे ही एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी पार्ट में भी एमसीक्यू आते हैं, जैसे गुडविल इज एन डैश 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 इंटेंजिबल एसेट। बहुत बार ऐसे होता है कि इफ देर इज असेंडिंग ऑर्डर और इफ देर इज डिसेंडिंग ऑर्डर विच मेथड शुड बी यूज। वहाँ पे 4 ऑप्शंस में होगा, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, नॉर्मल एवरेज, नन ऑफ द अबव। तो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर अगर है तो हमें कौन सा मेथड यूज करना है। यस, बिल्कुल आप लोग बराबर है, वेटेड एवरेज। और इफ देर इज नो ट्रेंड देन सिंपल एवरेज मेथड। दीज आर द टाइप्स एंड दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एमसीक्यू आप लोगों के लिए। तो गाइज यहाँ पे हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल समाप्त होता है। पार्ट बहुत सिंपल है, सिर्फ आप लोगों को इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए और थोड़ा सा लॉजिकली सोचना चाहिए। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट निकालना ही सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। ये हम लोगों अगर आ गया तो हम लोग बिल्कुल आगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो नेक्स्ट चैप्टर। नए वीडियो में एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ।